हाँ तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप सबों को अनिल सर का नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। सबको गुड इवनिंग, बहुत बहुत आशीर्वाद भी है। जो आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण संस्कृत व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग सभी 9th के स्टूडेंट इस महत्वपूर्ण संस्कृत व्याकरण का एक एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से अच्छे अंक आपका परीक्षा में प्राप्त होगा। आज के इस क्लास में हम संस्कृत व्याकरण का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो बिहार विद्यालय परीक्षा 2026 के साथ साथ अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी यह संस्कृत व्याकरण महत्वपूर्ण है। आप यदि अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब निश्चित करें, लाइक भी करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह एक एजुकेशन चैनल है इसीलिए, और क्लास के बारे में कमेंट भी ज़रूर करें। याद रखें, कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल जो आपका अपना चैनल है, जिसमें 9th के स्टूडेंट का फ्री में सारे सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। अभी हम लोग ये संस्कृत व्याकरण का इस क्लास में जानेंगे। अगले क्लास में पुनः अगला सब्जेक्ट लेकर के हम आएंगे। तो आइए, आज हम सर्वप्रथम ये वर्णों का उच्चारण स्थान के संबंधित जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं, उसको हम जानते हैं, समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तालब विसर्ग ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालब विसर्ग ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। सही जवाब तालु होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? ट जो है वह तालु से उच्चारित वर्ण है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो ओष्ठ से होता है। सही जवाब होगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिका से। निम्नलिखित में से कौन घोष अल्प प्राण वर्ण है? कौन घोष अल्प प्राण वर्ण है? इनमें से घ है, झ है, फ है, ब है। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा ग, क्योंकि ग जो है यह तीसरा वर्ण है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वह अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। च का उच्चारण स्थान कहाँ है? च का उच्चारण स्थान तालु है। चुस्सानाम तालु कहा जाता है, जो च का उच्चारण स्थान तालु है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? प का ओष्ठ होता है। ब का उच्चारण स्थान क्या होता है? फिर प वर्ग का यदि ओष्ठ होता है तो प जो है वह ब वर्ग में ही आता है, इसीलिए प का उच्चारण स्थान अर्थात प, फ, ब ये सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ ही होगा। गीत आप जो है ये उच्चारण स्थान संबंधित देखें। अब हम कारक के
संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं। गीता हाथ से लिखती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो गीता हाथ से लिखती है, तो इसमें करण कारक है। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ के लिए होता है? संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो के लिए के अर्थ में होता है। अगला प्रश्न है, कार मेरी है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, इसमें संबंध कारक का चिन्ह है। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक क्या कहलाता है? कौन कारक कहलाता है? वह कर्म कारक कहलाता है। कर्ता चिन्ह को क्या कहा जाता है? कर्ता चिन्ह को कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है? कारक चिन्ह को परसर्ग, यहाँ पर विकल्प जो है उल्टा हो गया है, ख होना चाहिए, ग आ गया है। तो कारक चिन्ह को कहा जाता है, कारक चिन्ह को परसर्ग कहा जाता है। नहीं। अगला प्रश्न है, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो अधिकरण कारक है। इसमें कौन कारक है? अधिकरण कारक है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान कारक है। कौन कारक है? आपादान कारक है। अब संधि विच्छेद के संबंधित हम जो है कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जो विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यार्थी का पहले कौन संधि है? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी, तो अ और आ के मिलने से तो ये दीर्घ संधि हो गया। कौन संधि हो गया? दीर्घ संधि हमारा सही जवाब होगा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम जोड़ अयन, क ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? क ऑप्शन, राम जोड़ अयन। परमौषध का संधि विच्छेद क्या होगा? परम जोड़ औषध। क्या होगा? परम जोड़ औषध, ये हमारा सही ऑप्शन है। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो सुरेंद्र सूर्य जोड़ इंद्र, यहाँ पर एक कार का है, तो इको यनची ना क्या कहते हैं? ये गुण संधि है। कौन संधि होगा इसमें? सुरेंद्र में कौन संधि है? गुण संधि है। इसमें कौन संधि है? गुण संधि है। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोड़ मार्ग। क्या हो जाएगा? सत जोड़ मार्ग, है ना? सत्य जोड़ मार्ग, क ऑप्शन सही जवाब होगा। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी जोड़ उदय, अभी जोड़ उदय। क्या होगा? अभी जोड़ उदय, ये ख ऑप्शन सही होगा। पवन में कौन संधि है? पवन में कौन संधि है? पवन में अयादि संधि है। कौन संधि है? अयादि संधि है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जोड़ इत्र। पवित्र का क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद पौ जोड़ इत्र, है ना? पौ जोड़ इत्र, ठीक है। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ गुण, निह जोड़ गुण, क ऑप्शन सही होगा। अध्ययन में कौन सी संधि है? इको अध्ययन, अधि जोड़ यन होगा। अधि जोड़ नहीं, तो इसमें यन संधि होगा। कौन संधि होगा? यन संधि। अध्ययन में कौन संधि? यन संधि। नहीं। प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रति जोड़ एक। क्या होगा? प्रति जोड़ एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोड़ एक। राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? राज जोड़ ऋषि, राज जोड़ राजर्षि। राजर्षि का संधि विच्छेद होगा राज जोड़ ऋषि, क ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद कौन? अभ्यर्थी में कौन संधि है? अभ्यर्थी में कौन संधि है? अभ्यर्थी में यन संधि है। कौन संधि है? यन संधि, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर्यावरण में कौन संधि है?
पर्यावरण में यन संधि है, पर्यावरण में यन संधि है। ख ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब समास के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष में प्र उपसर्ग है। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद उपसर्ग रहता है, अव्यय रहता है ना, या प्रधान रहता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पंकज में कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास है, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखता है, तो पंकज से कमल का बोध होता है, इसे बहुब्रीहि समास है। किस समास का पहला पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास का। धर्माधर्म का समास, धर्माधर्म में कौन? धर्म, धर्म और धर्म, धर्म और अधर्म दोनों पद, इसमें जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो धर्म और अधर्म ये द्वंद्व समास है। प्राप्तांक में, प्राप्तांक में कौन समास है? प्राप्तांक में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। त्रिफला में कौन समास है? ये इसमें तीन फलों का झुंड अर्थात संख्यावाचक है, तो यह दिग्गु समास होगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। निर्धन में कौन सा समास है? निर्धन है, निर्धन में निर्धन में कौन सा समास है? निर्धन में बहुब्रीहि समास है। अगला है महात्मा में कौन समास है? जो महान आत्मा है, महात्मा, तो इसमें कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय। ख ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? इनमें से किस शब्द में समास कर्मधारय समास नहीं है? इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? ये देखिए, कर्मधारय समास नहीं है, ये पूछता है इनमें से किस में से कर्मधारय समास नहीं है। तो भारतवासी में नहीं है, नहीं। परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर, ये तीनों कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब है इसमें से इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो दिग्गु समास का। ख ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से हम लोग आज इम्पोर्टेंट ये सारे इतने देखे हैं ये क्लास को। इस क्लास को के बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा है। और जो 9th के स्टूडेंट हैं वह इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कल से जो है हमारा हिंदी का क्लास चलेगा, और इसी टाइम में ये 7 बजे के टाइम में हिंदी का क्लास चलेगा, जो आपके पास में पहुंचेगा, और आप लोगों को परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो। इसी आशा के साथ पुनः आपके विदा लेने से पहले आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद।